हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने चैप्टर की समरी को रीड किया है और हमने एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना थॉट ले लेते हैं। देखिए, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, तो उन्हें समझने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द वेरियस वे टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज। तो क्या अलग अलग तरीक़ों से हम रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के मौके हमें किस तरह से रूरल एरियाज़ में मिल सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं। तो जानते हैं, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी, सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल्स फॉर इरिगेशन। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा खर्च कर सकती है या जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं वेल्स बनाने के लिए, जिससे कि इरिगेशन की जा सके। आगे बताया गया है, डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग विथ कैनल्स। तो देखिए, नहरों के साथ साथ डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जा सकता है, विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, ये सब डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, कैनाल का कंस्ट्रक्शन होगा, तो बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो जनरेट हो सकता है। आगे बताया गया है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स फॉर रनिंग मिनी ट्रक्स एंड प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ पैसा निवेश कर सकती है, जैसे कि रोड को बनाने में, जिससे कि मिनी ट्रक को उन सड़कों पर चलाया जाए। रूरल एरियाज़ की बात यहाँ पर की जा रही है और इससे बहुत सारी जॉब का मौका उन्हें मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी और जो वो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहाँ पर भी। आगे देखिए, कहा गया है, लोकल बैंक्स कैन प्रोवाइड क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट टू द फार्मर्स फॉर दियर फार्मिंग टू इम्प्रूव। तो किसानों की खेती को सुधारने के लिए जो लोकल बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं सही ब्याज दर पर। आगे कहा गया है, आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज़। अब सेमी रूरल एरियाज़ की बात की जा रही है, जैसे टाउन है तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री को, जो हमारे उद्योग हैं उन्हें लोकेट करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और पहचानना चाहिए कि किस तरह की इंडस्ट्री को हम वहाँ पर लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। आगे बताया गया है, सेटिंग अप द दाल मिल्स। तो हम दाल मिल को सेट कर सकते हैं। ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज, हम कोल्ड स्टोरेज को खोल सकते हैं। हनी कलेक्शन सेंटर हम खोल सकते हैं। एंड इंडस्ट्री टू प्रोसेस वेजिटेबल एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो देखिए, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को या वेजिटेबल को प्रोसेस करने का काम भी वहाँ पर किया जा सकता है, विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जो बाहर के मार्केट में बेचे जा सकते हैं। आगे देखिए, मोर एंड मोर स्कूल शुड बी ओपन विच वुड क्रिएट अबाउट 20 लाख जॉब इन एजुकेशन सेंटर अलोन। तो देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को खोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, अकेले एजुकेशन सेंटर में 20 लाख जॉब को क्रिएट किया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आगे बताया गया है, टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। तो देखिए, हेल्थ सिचुएशन को, स्वास्थ्य की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत से डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, नर्सेज की ज़रूरत होती है और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है टू वर्क इन द रूरल एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 9 वेज पढ़े जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है रूरल एरियाज में और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकती है। तो देखिए, आगे टूरिज्म की बात की जा रही है। इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो देखिए, अगर टूरिज्म सेक्टर में इम्प्रूवमेंट किया जाए हर साल तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर
35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंज दैट हैव टेकन प्लेस इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखिए, जितने भी हमारे विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जितने भी हमारे विकसित देश हैं, उनमें काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव देखने के लिए सेक्टर्स में मिला है। हम कह सकते हैं जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिला है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो उसे हमें डिस्क्राइब करना है। आप ये भी कह सकते हैं एक्सप्लेन हाउ अ शिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हम ये कह सकते हैं किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में चेंज देखने के लिए मिला है, काफ़ी शिफ्ट किया है उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़े हैं। तो जानते हैं। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज रिवील्स अ जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन दियर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित हो चुके हैं देश, उन देशों की बात की जा रही है, तो उनके इतिहास की बात की जा रही है, जो क्या प्रकट करता है, जो क्या हमें दिखाता है कि बहुत ही सामान्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उनके आर्थिक ढांचे में। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके आर्थिक ढांचे में बहुत ही सामान्य रूप से बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले कहा गया है फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर प्रीडोमिनेटली कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी एंड हेल्ड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की, जिसने क्या किया है, मुख्य रूप से योगदान दिया है जीडीपी में, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया है। देन व्हेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज, और जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, देयर वाज नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेटेड द इकोनॉमी। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो क्या होगा, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो आर्थिक व्यवस्था को सुधारेगा। आगे देखते हैं। मेक मच ऑफ द वर्कर्स शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इससे क्या होगा, जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी तो जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। बट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिड नॉट हैम्पर मीन्स होता है बाधित होना, एज इंडस्ट्रियल सेक्टर produce much sophisticated instruments and inputs that increase the productivity and filled the gap of loss of workforce। वर्कफोर्स क्या होता है, कार्यबल। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जब बहुत सारे वर्कर्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, इसके बावजूद भी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो बाधित नहीं होगी, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जा रही है उसमें क्या होगा, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे, इनपुट्स बनाए जाएंगे, और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी प्राइमरी सेक्टर की। और ये जो फोर्स वर्क है ना, ये जो हमारी इंडस्ट्री जो बनेगी, जितने भी हमारे कारखाने बनेंगे, उससे क्या होगा, ये जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि लोगों को उतना काम नहीं करना पड़ेगा, जो भारी काम है उसे मशीनें कर सकती हैं। आफ्टर 100 ईयर्स, अब सैकड़ों साल बाद, सर्विस सेक्टर ग्रूम्ड अप एंड मोस्ट ऑफ द वर्कर shifted to service sector, and now service sector contributes maximum to the share of economy। तो देखिए, इस तरह से क्या हुआ, जब ये दोनों सेक्टर जो हैं ऊपर बढ़ेंगे, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात की गई है, फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात की गई है, तो उससे क्या होगा, जो आपका सर्विस सेक्टर है वो भी ग्रूम होगा, वो भी तैयार होगा, और बहुत सारे जो वर्कर हैं ना वो किस में शिफ्ट हुए हैं, टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं। अब जो टर्सरी सेक्टर है या जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। और सभी देशों की यहाँ पर बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं की जा रही है, और डेवलप्ड कंट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, द सर्विस सेक्टर हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट।
जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर टू सेक्टर्स। तो देखिए सर्विस सेक्टर को कहा गया है कि सर्विस सेक्टर अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं सर्विस सेक्टर में प्रोड्यूस की जा रही हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के। यहाँ पर दूसरे जो दो हमारे सेक्टर हैं यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके टर्सरी सेक्टर यानी कि आपके सर्विस सेक्टर के कारण। सो इट इज सीन दैट central tendency of economic structure had been shifting from primary to secondary and finally to टर्सरी सेक्टर। तो देखिए देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हुआ किस में, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, और अंत में ये दोनों किस में शिफ्ट हुए, ये टर्सरी सेक्टर में। किस में, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा हुआ कि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में ये शिफ्ट हुए। सिमिलरली ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर फॉलोइंग द सेम। और जितनी भी अधिकतर विकासशील देश हैं, जितने भी अधिकतर विकासशील देश हैं वो भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसी रास्ते पर चल रहे हैं, बट मे बी अ डिफरेंट पेस। लेकिन क्या हो सकता है, उनकी गति अलग अलग हो सकती है। कुछ देश काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ देश जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो गति थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन रास्ता वही अपनाया जा रहा है। आगे कहा गया है क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर किसे क्लासीफाई करना है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, यानी कि उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके आधार पर हमें इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की ही बात की जा रही है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके की जाती हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी सिंस इट फॉर्म्स अ बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूस। तो देखिए ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये प्राइमरी कहलाते हैं और ये बेस हैं, सभी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका ये बेस कहलाते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी जगह पर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो देखिए सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर से लेते हैं, डेयरी से लेते हैं, फिशिंग से लेते हैं और फॉरेस्ट्री से लेते हैं। तो ये वाला जो सेक्टर होता है इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इन एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जैसे डेयरी की एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या होता है, हम एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, मतलब किस तरह के एनिमल्स को वहाँ पर रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बात की जा रही है सेकेंडरी सेक्टर की। इट कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो ये जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर है ना, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें चेंज किया जाता है, उनके आकार को बदला जाता है, उनके रूप को बदला जाता है। क्या करते हुए, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करके हम उनके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, किसको, नेचुरल प्रोडक्ट को जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं। आगे देखिए बताया गया है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये मशीनों के द्वारा इनमें मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से ही ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं या सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आते हैं। आगे बताया गया है,
Since this sector gradually become associated with the different kind of industries that come up, it is called an industrial sector. तो ये जो हमारा सेक्टर है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है जो धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म करती हैं और इसी की वजह से इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जांपल दिया गया है यूजिंग शुगर कैन, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। एज अ रॉ मटेरियल, हम उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और क्या बना देते हैं, शुगर बना देते हैं, गुड़ बना देते हैं। आगे बताया गया है टर्सरी सेक्टर क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को विकसित करती हैं, उसके विकास करने में वो मदद करती हैं। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process। तो देखिए ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि जो हमारी टर्सरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये अपने आप से कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन ये मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है इसमें। आगे देखते हैं, सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस रैदर देन गुड्स। तो ये जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं, बहुत सारी सर्विस दी जाती हैं, गुड से भी ज़्यादा। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कहा जा रहा है गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। वो सामान जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है उसको ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रक के द्वारा कहीं पर भेजने की, ट्रेन की ज़रूरत होती है, एंड दैन सोल्ड इन होल सेल एंड रिटेल शॉप, और फिर उसे ज़रूरत होती है किसी होल सेल शॉप पर, किसी रिटेल शॉप पर सेल करने की। तो ये सब जो है ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं आपके टर्सरी सेक्टर के अंडर में। तो हमने यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को अच्छे से जान लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने अच्छे से जाना, और जो हमारी टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पनप रही हैं इस समय पर। आगे देखते हैं, हाउ आर थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट, एक्सप्लेन विद 5 सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पर 5 एग्जाम्पल देते हुए बताना है कि कैसे ये जो हमारे तीनों सेक्टर हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो देखिए एक सलाह मैं आपको दे देती हूँ, अगर आप क्वेश्चन के आंसर पॉइंट बना कर लिखते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आपका आंसर हाईलाइट होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फिजिबली फाउंड, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। जो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, और ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो कृषि आधारित होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर एंड फूड फॉर एम्प्लॉयज़ इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, ये हमारी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें जो है एज ए फूड काम करती हैं, वो हमें फूड देने का काम करती हैं। टर्सरी सेक्टर इट शोज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो इससे हमें पता चलता है क्योंकि खाने की तो सभी को ज़रूरत होती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, टर्सरी सेक्टर में हो, और ये जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें प्राइमरी सेक्टर से। तो इस तरह से तीनों ही सेक्टर यानी कि दोनों ही सेक्टर, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर, दोनों ही प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो देखिए जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या एग्रीकल्चर के दूसरे इनपुट्स हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है और प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में वो बढ़ जाती है। ठीक है,
तो खेती में जब हम करते हैं, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, ट्रैक्टर होगा, तो हम अच्छे से खेती कर सकते हैं, जुताई बुआई ये सब काम कर सकते हैं। तो इन सभी इनपुट्स की हमें ज़रूरत होती है अच्छे से एग्रीकल्चर को करने के लिए। हेयर प्राइमरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी सेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो हम सही से प्राइमरी सेक्टर को नहीं चला पाते हैं। आगे देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर मच रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू मार्केट रूरल एंड अर्बन सेंटर्स। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो यातायात की सुविधाएं हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर हमारे जो खेती से जुड़े हुए जितने भी सामान बनते हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में सामान बनते हैं और वो मार्केट में जाते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में जाएं या फिर रूरल एरिया में जाएं या फिर रूरल और अर्बन एरियाज़ में उन्हें बनाया जाए, तो ठीक है, उन्हें मार्केट में ले जाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हमारा टर्सरी सेक्टर के अंडर में। तो हमने जाना कि यहाँ पर आपका सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह से टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड रहता है। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस ट्रक्स, ऑटोज एक्सेट्रा फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यानी कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो कैसे बढ़ेगा। तो जो हमारे ट्रक हैं, ऑटोज़ हैं, ट्रैक्टर्स हैं या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ बनती हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में बनती हैं, यानी कि इंडस्ट्री में बनती हैं। जैसे कंप्यूटर एसेट्स हैं फॉर प्रॉपर बैंक में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, आजकल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। एंड नॉलेज आउटसोर्सिंग, तो नॉलेज लेने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं। सो इट शोज दैट हाउ टर्सरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सब जानने पर हमें देखने पर हमें पता चलता है कि किस तरह से जो टर्सरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। जब सारे ट्रक, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनेंगे तभी तो वो टर्सरी सेक्टर में जाएंगे, तभी तो टर्सरी सेक्टर ग्रो करेगा। तो आगे देखते हैं, इफ फार्मर्स डज नॉट प्रोड्यूस ग्रेन, अगर फार्मर्स जो है ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नहीं उगाते हैं, ऑल पीपल विल स्टार्व एंड employees in secondary and tertiary sector will pay much for food items and their life will be scarce। तो देखिए क्या होगा, अगर जो फार्मर्स हैं वो ग्रेन को प्रोड्यूस ना करें तो जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वो तो भूखे मरने लगेंगे। अब क्या होगा, उन्हें जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा फूड आइटम पे, और उनका जो जीवन है वो इन सब चीज़ों के बिना दुर्लभ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो देखिए, मार्केटेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन टेंडेंसी विल पुट ऑब्स्टिकल फॉर फार्मर्स टू लिंक विद दियर कंज्यूमर एंड इट्स अर्निंग विल बी रिड्यूस, द लाइफ विल बी मिजरेबल। तो देखिए, जो हमारा जितना भी मार्केट का काम है, जितना भी स्टोरेज का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जितने भी हमारे ऑब्स्टिकल हैं, जो जो किससे जुड़े हुए हैं, फार्मर्स से जुड़े हुए हैं, उनके कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर तीनों सेक्टर जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो अर्निंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो लाइफ है वो मिजरेबल हो जाएगी। तो तीनों ही सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर है डाउन जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में अभी ऊपर एग्जांपल दिया है कि फार्मर अगर ग्रेन को नहीं ग्रो कर पाते हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो हैं वो प्रभावित होंगे, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि फार्मर जो है, कहा जाता है ना कि एग्रीकल्चर जो है एक बैकबोन का काम करता है। इट शोज दैट सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आई हाईली इंटरडिपेंडेंट। तो इससे हमें पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो हमारे तीनों ही सेक्टर हैं, इकोनॉमी के तीनों सेक्टर हैं, वो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। आगे क्वेश्चन है, there has been a big change
इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अभी हमने जाना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक बदलाव आया है तीनों ही सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर इतना बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर हमें ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, इसकी सच्चाई को हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या है ये, इसका तथ्य हमें बताना है। तो देखते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम बट एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 2 to 5 टाइम। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल की बात की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है सेकेंडरी सेक्टर की बात। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो कितना बढ़ा है, 8 टाइम उसने जो है इंक्रीमेंट किया है। बट यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें इस सेक्टर में तो वो केवल 2 to 5 टाइम ही इंक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है इन द टर्सरी सेक्टर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस रोज बाय 11 टाइम। तो सबसे ज़्यादा जो है किसने ग्रो किया है, टर्सरी सेक्टर ने किया है। तो जो टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो 11 टाइम इंक्रीज हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज ओनली 3 टाइम। तो काफ़ी लेस है। तो यहाँ पर जो हमारा टर्सरी सेक्टर है ना, उसमें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 3 टाइम ही बढ़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिला है। मोर देन हाफ ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था 60% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में अभी भी काम करते हैं। प्रोड्यूसिंग ओनली 1/4 ऑफ द गुड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, 1/4 ऑफ गुड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोडक्शन कम है और लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। तो देखिए, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन वेयर एज दे ओनली एम्प्लॉय हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कर। तो देखिए, यहाँ पर बात आ रही है निकल के सामने ये कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है 3/4 पार्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों को एम्प्लॉय मिल रहा है वो कितना है, हाफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आपने पढ़ा कि 40% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से मिल रहा है, और जबकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोग 60% लोग जो हैं उसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोडक्शन सर्विस में काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लो है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर हैज़ डिस्कस एम्प्लॉयमेंट वेयर एज वर्कर इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर वर्क ओवर टाइम। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें जो रोजगार होता है वो छिपा हुआ होता है, जबकि जो वर्कर है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में वो काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जितना उन्हें काम करना चाहिए उससे ज़्यादा समय तक वो काम करते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, मेंशन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमें 4 लाभ बताने हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल एंटरप्राइजेज विच आर आइदर रजिस्टर्ड और अंडर अ पर रिव्यू for any of the relevant government rule like factories etc। तो देखिए, वो सभी इंटरप्राइजेज जो रजिस्टर्ड हैं या फिर उनमें नियम लागू किए जाते हैं, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में नियम लागू किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही नियम लागू यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे कि फैक्ट्री की बात की जा रही है, फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है इस तरह से। तो देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ पर नियम कानून लागू किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में लागू होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्ट का नाम बताया गया है जिसे फैक्ट्री एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है एडवांटेजेस क्या हैं।
पीपल इंजॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, लोग जो है इंजॉय करते हैं जब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। एज देयर इज़ अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने का तरीका होता है और सब चीज़ों का जो तरीका होता है बहुत सिस्टम से होता है और सही तरीके से होता है। टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, वो काम जो एम्प्लॉयज़ से कराया जाता है बहुत ही सही तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे से कराया जाता है। तो यहाँ पर हम एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो इसीलिए लोग जो है इंजॉय करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने पर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और उनमें कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले जो काम करने वाले होते हैं ना, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की, वो जो रोज़गार उन्हें मिला है ना, उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। उन्हें चाहिए होता है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी काम से निकाल दिया जाए, तो उन्हें काम की अपने सिक्योरिटी चाहिए होती है। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रॉपर एंटीमेशन, तो उन्हें जो है बिना किसी सूचना के, बिना सही सूचना के उन्हें काम से नहीं निकाला जा सकता है। आगे कहा गया है द वर्कर्स वर्क ओनली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, तो जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनमें फिक्स होता है कि अब आप जो है इतने घंटे तक काम करेंगे। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बेस बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के द्वारा अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। Many benefits are given to the workers like leave payment during holidays, तो कुछ और बेनिफिट्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें लीव पेमेंट भी मिलता है हॉलीडे के दौरान, अगर छुट्टी होती है तब भी उन्हें पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड वहाँ पर मिलता है, ग्रेड्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स वहाँ पर मिलते हैं, मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अंडर द लॉ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज हैज़ टू एंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो देखिए जो लॉज बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो एंटरप्राइज है, जो आप कह सकते हैं कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक मैनेजमेंट होता है और जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो मैनेजमेंट है और एंटरप्राइज है वो इंश्योर करती है कि जैसे आपको ड्रिंकिंग वाटर है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वहाँ का जो काम करने का माहौल है वो बिल्कुल सेफ होगा, सुरक्षित होगा, तो ये श्योरिटी वहाँ पर मिलती है। आगे देखते हैं there has been a big change in 3 sector of economic activities in India, but similar shift has not taken place in the share of employment explain the above statement in the basis of fact। तो ये सेम क्वेश्चन हम शायद पढ़ चुके हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर आंसर थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें यही बताना है कि काफ़ी बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है तीनों सेक्टर्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो हमारी आर्थिक गतिविधि हैं उसमें काफ़ी चेंज देखने के लिए मिला है। भारत में, भारत पहले वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जा रही थी, लेकिन अभी बात की जा रही है भारत की, ठीक है, लेकिन उतना चेंज हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में देखने के लिए नहीं मिला है। यही स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज इन द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है तीनों सेक्टर में। इन प्राइमरी सेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो लागू कर दी गई है। विद द अराइवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके साथ इंक्रीज्ड इरिगेशनल मेथड, और जो इरिगेशनल मेथड है यानी कि सिंचाई के जो मेथड है उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है। देयर आर नोटेबल चेंज इन द सेक्टर, इस तरह से प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी नोटेबल चेंज देखने के लिए मिला है। तो आगे कहा गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, अगर प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। several times before providing more employment opportunities to the employed and underemployed in the sector। तो देखिए यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो इस सेक्टर में।
तो देखिए आगे कहा गया है सिमिलरली इन टर्सरी सेक्टर देयर आर सम पीपल कमिंग फ्रॉम गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब इसी तरह जो टर्सरी सेक्टर है यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पर सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, यहाँ पर व्यापार बढ़ा है, स्टोरेज काफ़ी बढ़ा है। तो इन तीनों सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। अब देखिए ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है देयर आर लोड्स ऑफ कॉज कैजुअल वर्कर्स। अब बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स हैं, यानी कि जो रोज काम करते हैं इन द सर्विस सेक्टर में, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में, हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो क्या करते हैं, हर रोज एम्प्लॉयमेंट की तलाश करते हैं। इन द रूरल एरियाज टू, और ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अ लॉट ऑफ कैजुअल वर्कर्स समटाइम इंटरमेंटली डू नॉट गेट जॉब। तो ये क्या होता है, जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं ना, उन्हें कभी कभी जो है काम नहीं मिल पाता है, जिस काम को वो करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। मैनी ऑफ दैम आर डिस्गस्टली अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं छिपे हुए बेरोजगारी में आते हैं। सो बिसाइड चेंज अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत सारा बदलाव देखने के लिए मिला है तीनों सेक्टर्स में, लेकिन जो आपकी बेरोजगारी है ना, वो अभी भी भारत के अंदर है। तो यानी कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होती है, उन्हें रेगुलर वर्क नहीं मिलता है, कई बार सही बेसिस पे भी काम करने को नहीं मिलता है। आगे पूछा गया है विच सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड। तो पिछले दशक की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर में एमर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जो पिछले दशक में हुआ है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो बात निकल कर आती है टर्सरी सेक्टर, तो ऐसा टर्सरी सेक्टर में ही हुआ है। व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन इज राइजिंग रैपिडली। क्यों टर्सरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ रहा है, पढ़ते हैं। द टर्सरी सेक्टर हैज़ एमर्ज। तो टर्सरी सेक्टर को एमर्ज कर दिया गया है लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी में, कब, पिछले दशक से, ठीक है। तो देखिए डिमांड फॉर टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रेड हैज़ इंक्रीज सबसेंटली विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी काफ़ी डिमांड है, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रेड के लिए, ये जो है बढ़ रही है विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और इसके साथ साथ जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जब ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो हमारा टर्सरी सेक्टर भी बढ़ा है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अब्रोड दैट क्रिएट्स अ बूम इन कॉल सेंटर्स। तो देखिए जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो विदेश हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो किस माध्यम से हो रहा है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, जिससे क्या है कि हमें कॉल सेंटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। अब कॉल सेंटर बढ़ेंगे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में की काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आगे कहा गया है विद इंक्रीज इन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, एजुकेशन एंड अदर सर्विस हैज़ इंक्रीज। अब लोगों का अगर इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उनकी टूरिज्म की डिमांड भी बढ़ जाएगी, वो घूमना भी चाहेंगे, शॉपिंग करना चाहेंगे और अच्छी एजुकेशन भी लेना चाहेंगे। और दूसरी जो
सर्विसेज हैं, जैसे कि जिम है, सिनेमा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सर्विस भी जो है बढ़ जाती हैं। तो इसलिए टर्सरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट हैज़ बूस्टेड फास्टर ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए, अब इनकम बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, वो बूस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसी की वजह से जो आपकी फाइनेंशियल सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, यानी कि बैंक या दूसरी पॉलिसीज़ जैसे चल रही हैं, LIC, दूसरी ये ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, तो ये सभी जो हैं बढ़ जाती हैं। आगे कहा गया है, बेसिक सर्विस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू एंगेज इन दीज टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़। तो देखिए, जितनी भी बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे कि एजुकेशन की है, हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन है, मतलब जैसे कि अब मोबाइल फ़ोन है, उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग एंगेज रहते हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विस मिलती है। तो कहा जा रहा है, रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू एंगेज इन दिस टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़। तो ये इसमें बहुत सारे लोगों को एंगेज रहने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को सर्विस यहाँ से टर्सरी सेक्टर से प्रोवाइड होती है, और इसी तरह इसी वजह से जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय स्टेटिंग 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो हैं वो दिखाते हुए हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में कहा जा रहा है, इट कवर्स एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में इट कवर्ड एक्टिविटीज़ विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड into other form through way of manufacturing that we associate with industrial activities। तो आपकी जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को लेते हैं और उनकी फॉर्म को चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है, इट्स यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर यूज़ होते हैं मैन मेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसमें कौन से नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, तो इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बहुत सी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ये इंडस्ट्री से जुड़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल है आपके पास प्राइमरी सेक्टर से डेयरी, कल्टीवेशन, माइनिंग, मिनरल्स और फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। जबकि यहाँ पर आपके सेकेंडरी सेक्टर के हैं जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग करके यूज़ करते हैं, जैसे शुगर है, गुड है, इज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर शुगर कैन एंड ब्रेड फ्रॉम व्हीट। तो देखिए, हम शुगर कैन से क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और यहाँ पर बताया गया है हम व्हीट से क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो हैं डिफरेंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। तो यहाँ पर आपके सभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।